जैसे कि सभी अपनी अपनी किस्मत आजमाने में लगे हुए हैं और एक चेहरा आज हमारे साथ जुड़ चुका है जो बहुत ही पुराना चेहरा है कांग्रेस पार्टी से और बड़े समय से प्रयास करते नजर आ रहे हैं और एक कह सकते हैं कि कार्यकर्ता इतने कर्मठ हैं, इतने मेहनती हैं कि दुनिया के अपनी सभी समस्याएं अपने सर ले लेते हैं और उनका काम कराने में सबसे आगे निकल कर चलते हैं। कितना विकास उन्होंने सरकार के विपक्ष में बैठ के काम कराया, क्या क्या समस्याएं उनके सामने आती हैं, वो कैसे उनका निवारण करते हैं, वो एक सक्षम है समस्या का समाधान कराने में। उसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे सतपाल कौशिक से, जानते हैं आखिर वो क्या कहना चाहेंगे विधानसभा को लेकर, क्या उनका उद्देश्य है राजनीति में आने का और क्या वो पार्टी उनके ऊपर विश्वास जताती है, जनता की सेवा कैसे करेंगे, क्या उनका उद्देश्य रहेगा। जी स्वागत आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। और कांग्रेस पार्टी के टिकट के लिए यमुनानगर से 25-26 ने नहीं 41 लोगों ने अप्लाई किया है, अपनी दावेदारी की है कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं उन सभी को मुबारकबाद देता हूं और उनका धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने पार्टी के टिकट में लेने में इच्छा रखते हुए एप्लीकेशन दी है। इससे साफ जाहिर है कि 41 आदमी टिकट चाह रहे हैं, लाइन में हैं, लाइन में तो कोई होती नहीं, चाह रहे हैं। और इससे साफ जाहिर है कि पार्टी की अच्छी हवा है, लोग पार्टी को भाजपा के विकल्प के रूप में देख रहे हैं। दूसरा, आपने कहा कि राजनीति में क्या उद्देश्य है। राजनीति सेवा का नाम है, राजनीति लोगों की बात सुनने का नाम है, राजनीति लोगों की दुख तकलीफ करके करवाने के लिए, उसमें आगे आने के लिए का नाम है। मेरा भी प्रयास रहता है कि जो कोई आदमी किसी के पास आता है उसकी मदद करनी चाहिए, किसी के भी काम कराने के लिए लालच नहीं मन में होना चाहिए। तो मेरा तो यही उद्देश्य रहता है कि मैं लोगों की सेवा करने का प्रयास करूं। मैं भी काफ़ी वर्षों से लगा हुआ हूं। मैंने भी टिकट की एप्लीकेशन दी है कि मेरे को टिकट दिया जाए। पार्टी की इच्छा है, देगी ठीक है, ना देगी तब भी ठीक है। हम पार्टी की भी और लोगों की सेवा भी इस तरह करते रहेंगे। बात करते हैं भाजपा सरकार की, जो उन्होंने वादे किए थे, क्या वो विधानसभा यमुनानगर में पूरे अच्छे नजर आ रहे हैं। 2 करोड़ की बात करें नौकरी की, 2 करोड़ में से कितनी विधानसभा में नौकरियां मिली हैं बिना खर्ची बिना पर्ची से, भ्रष्टाचार कितना कम हुआ, इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। देखिए, भाजपा ने तो बड़े बड़े वादे किए थे, सारे देश की जनता को गुमराह किया था। याद करो 2014 में मोदी जी ने क्या कहा था कि अच्छे दिन आ रहे हैं। अच्छे दिन किसके आए? भाजपा के लोगों के आए, भाजपा के नेताओं के आए, आरएसएस के आए, भाजपा के कार्यालयों के आए, अवैध बैनिंग के आए अच्छे दिन, भ्रष्टाचार के अच्छे दिन आए। ये तो सारे इनके जुमलेबाजी है सारी। प्रधानमंत्री जी अब 2047 की बात करते हैं, पहले 2022 की बात करते थे। क्या कहते थे? किसान की आमदन 2022 तक दुगनी हो जाएगी। आमदन तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन खर्चा 4 गुना जरूर हो गया एग्रीकल्चर पर। 2014 से पहले जीएसटी नहीं थी, जीएसटी लगने के बाद 4 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ डला है किसान पर। देखिए, पहले खाद पर टैक्स नहीं था, जीएसटी नहीं थी, किसी भी एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स पे जीएसटी नहीं थी, किसी फंगीसाइड पे जीएसटी नहीं थी, किसी पेस्टिसाइड पे जीएसटी नहीं थी, किसी कीटनाशक पे जीएसटी नहीं थी, स्प्रे पंप पे जीएसटी नहीं थी। किसान के जितने भी इंप्लीमेंट्स हैं, चाहे वो ट्रैक्टर है, चाहे हैरो है, चाहे टिलर है, चाहे कड़ा है, कुछ भी है, किसी पे टैक्स नहीं था। आज भी टैक्स से बचा नहीं, 18 से लेकर 28% तक। और दूसरा, मोदी जी ने क्या कहा था?
अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन तो आ गए भाई, अच्छे दिन तो ये आ गए कि आज बेरोजगारी बढ़ गई, आज भ्रष्टाचार बढ़ गया, आज प्रदेश में बुरा हाल है, देश में बुरा हाल है, सड़कों का बुरा हाल है। कानून व्यवस्था की बात करें, कानून व्यवस्था किस प्रकार की बनी हुई है आज जिला यमुनानगर में? कानून व्यवस्था तो इतनी चरमरा गई है कि मैं सोच नहीं सकता। 6 महीने से मैनिंग बिल्कुल कंप्लीट बैन है और कितनी अवैध मैनिंग हो रही है। मीडिया रोज अखबारों में भी छाप रहा है, दिखा भी रहा, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। कई हजार करोड़ की चोरी हो गई है। ये सरकार के सारे के बिना नहीं हो सकती। लूट लिया इस प्रदेश को, सारे के सारे प्रदेश को। जमुना जो है, जैसे हालात चल रहे हैं, जिस तरह जमुना मैया में खुदाई चल रही है, शायद ये पानी आगे जाए ही नहीं, सारा पानी यहीं समा जाए। इतनी लूट है दिन दिहाड़े कि आप सोच नहीं सकते। वहां पर बैनिंग होगी जहां पर रिजर्व फॉरेस्ट था, कई हजार एकड़ में, ना वहां फॉरेस्ट रहा, ना वहां जमीन रही। पंचायतों की जमीनों में वो क्या कहते हैं, अवैध बैनिंग होगी और कोई सुनने वाला नहीं है। रात को आंखें नीच लेते हैं। 6 बजे के बाद जो इधर जोन एरिया में है, जमुना में है, कालेआम से लेकर और यहाँ पर आगे तक दिल्ली तक इतनी अवैध बैनिंग चल रही है। देखिए, नशा सरकार की मर्जी के बिना नहीं बिक सकता। आपके सामने उदाहरण है, शराब के ठेके पहले भी होते थे। ठेके कहाँ होते थे? पीछे गली में होते थे, लोग छुपके पे होते थे। अब तो मंदिरों के पास, जीटी रोड पे ऐसे ऐसे शराब के ठेके के शोरूम खोल दिए कि रात को जब चारों तरफ अंधेरे अंधेरा होता है तो ठेका चमकता है। अरे ये सरकार तो बिल्कुल ही अपने कहे हुए पे चल ही नहीं रही। इस सरकार ने तो इतना बुरा हाल कर दिया कि गली गली में नशे के ठेके खोल दिए, गली गली में शराब के ठेके खोल दिए, इतना बुरा हाल कर दिया। नकली शराब बिक रही है। पीछे यहाँ पर ये एनबी में नारायणगढ़ के पास एक फैक्ट्री से शराब के ट्रक निकलते थे। उसमें उस ट्रकों में नंबर 2 की शराब जाती थी। परमिट एक ट्रक का होता था, जाते थे उसमें से 5-5 ट्रक जाते थे। यमुनानगर में पकड़ी गई, वो लोग जेल में हैं। और जो जेजेपी की सरकार थी उसने तो इतनी लूट मचाई कि सारी हदें पार कर दी, कुछ बचा नहीं। इनके खिलाफ इतना कहने को है कि आप सोच भी नहीं सकते। देखिए, जो राजनीति में लोग, जब तक ऐसे लोग आएंगे, पूंजीपति लोग आएंगे जो राजनीति में पैसा खर्चेंगे, वो निश्चित रूप से उस पैसे को वापस करवाएंगे। यमुनानगर जिले की सबसे बड़ी समस्या क्या है जहां से अब चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? यमुनानगर जिले में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होने के उपरांत भी पानी निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। यदि 4 बूंद पड़ जाए, यदि 4 बूंद यमुनानगर जगाधरी में पड़ जाए तो लोगों के घरों में पानी बढ़ जाता है। इस बार तो भगवान ने पता नहीं क्या हुआ, बरसात नहीं हुई, वरना यमुनानगर आधा शहर डूबता है। क्या कारण है कि अभी तक पानी की निकासी का प्रबंध नहीं हो सका? यहाँ पर कांग्रेस के भी विधायक रहे और देखिए बीजेपी के भी विधायक रहे। जब हुड्डा साहब थे, हमने एक योजना बनवाई थी। यमुनानगर का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है, यमुनानगर शहर अनप्लान बसा है। यमुनानगर शहर जगाधरी शहर दोनों इकट्ठे शहर हो चुके हैं, दोनों एक ही हो चुके हैं। अब पहचान करना मुश्किल है कि यमुनानगर कहाँ है, जगाधरी कहाँ है। ये कंबाइंड सिटी है, नगर निगम यमुनानगर जगाधरी। हमने एक स्कीम बनवाई थी 2013 में। ये जो नाला जाता है प्रोफेसर कॉलोनी से निकल के लाजपत नगर से होते हुए हुड्डा के पीछे से, हमने इसको डाइवर्ट करने के लिए एक स्कीम बनवाई थी कि जिम खाना से सारा पानी डाइवर्ट करके यहाँ पंचायत भवन पे और बस स्टैंड से लेकर वहां तक उसमें कैंप तक जाना था पाइप। उसमें कुछ तो काम हो गया था, कुछ काम बाकी रह गया था। इन्होंने क्या किया, हमारे जो मेयर साहब हैं, नगर निगम है, वो पाइपलाइन दबाने तो थी निगम ने, लेकिन वो पाइपलाइन जो है इन्होंने डाइवर्ट करके उसको निगम को दे दिया पैसे। उसके 25-30 करोड़ का प्रोजेक्ट था। अब वो पाइपलाइन दब तो गए लेकिन वो थ्रू नहीं हुए, बीच में अधूरे पड़े हैं। आज वो 25 करोड़ रुपए बेकार हो गए हैं। सबसे बड़ी समस्या यमुनानगर में पानी निकासी की है, बरसात के पानी की निकासी है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है, टोटल शहर का, चाहे वो हुड्डा का है, चाहे वो जोगिंदर नगर का है, चाहे वो चांदपुर का है, चाहे वो लाजपत नगर का है, चाहे वो प्रोफेसर कॉलोनी का है, चाहे वो शास्त्री कॉलोनी का है, चाहे वो अमिदे का है, चाहे वो रामपुरे का है, जितने भी एरिया में है, मैं जब लोगों में जाता हूँ
लोग एक ही बात कहते हैं, हमारी सीवरेज चौक है, हमारी सीवरेज चौक है, हमारी पानी की निकासी नहीं है, लोग नरकीय जीवन जी रहे हैं, और ये सारा का सारा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। दूसरी समस्या जमुनानगर में है सफाई व्यवस्था की। सफाई व्यवस्था का तो बहुत बुरा हाल है। करोड़ों रुपए खर्च होने के उपरांत भी सारे शहर के चारों कोने ढेर में बदले हुए हैं, गलियों में कचरा पड़ा रहता है, कोई उठाने वाला नहीं है। तीसरी समस्या है, रात में आ रहा था, सड़कों पर रात को पशु बैठ जाते हैं, हमारा पशु, वो सबसे बड़ी समस्या है। हर रोज की बात है, हर रोज दुर्घटनाएं हो रही है हमारा पशुओं का, तो सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो समस्या इतनी जमुनानगर में इतनी है कि आप सोच नहीं सकते। यहाँ तो केवल बीजेपी ने अपने परिवारों का, अपने नेताओं का, अपने दफ्तरों का निर्माण किया है, उनके अच्छे दिन लाए हैं, जनता की तरफ उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। यमुनानगर में अगर मैं कहूँ, फर्जी आईडी के द्वारा हजारों करोड़ का फ्रॉड हो चुका है। कमेटी में फर्जी आईडी बनाओ, रजिस्ट्री करा लो। अरे भाई, तुमने पोर्टल तो कर दिए, इस पोर्टल में क्या खामियां हैं, क्या कैसे लोगों की चीटिंग होगी, वो कुछ भी ध्यान दिया। यमुनानगर में किसी का प्लाट खाली पड़ा, किसी के माँ बाप तेरे स्वर्ग चले गए, उस स्वर्ग में चले गए, बच्चे विदेश में चले गए, उस प्लाट की कमेटी में जाके फर्जी आईडी बनाई और उसकी रजिस्ट्री करा ली। कई 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 केस शहर में हो चुके हैं, और तेरे वो गरीब मारे मारे फिर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। वकील कहते हैं जाओ सिविल कोर्ट में केस करो। अरे सिविल कोर्ट में अगर केस किया, मेरा प्लाट दबा दिया, 50 साल उसका फैसला नहीं होगा, कहाँ कहाँ लड़ेगा गरीब आदमी। बहुत बुरा हाल है सर। अगर पार्टी हाईकमान आपको मौका देती है, आशीर्वाद देती है, जनता आपको चुनकर भेजती है, तो आपका सबसे पहला एजेंडा क्या रहेगा यमुनानगर के लिए? यमुनानगर का मेरा सबसे पहला एजेंडा रहेगा कि जो ये सिविल व्यवस्था की चौक व्यवस्था है, इसको सुचारू कराया जाए, पानी की निकासी का प्रबंध कराया जाए। यमुनानगर एकमात्र ऐसा शहर है हरियाणा में, एकमात्र शहर है जो आज तक भी 4 लाइन से नहीं जुड़ा हुआ है। एक 4 लाइन सड़क बनाई है, निर्माणाधीन है, वो कैल चौक से लेकर वहां तक बनाई है, गांव बहादुरपुर हमारे माननीय मंत्री जी का गांव है, वहां तक बनाई है। उस सड़क को मैंने पता किया था, 12-13 करोड़ का सड़क बन रही है वो। मैं इनसे पूछता हूँ, क्या यमुनानगर जिले को हिमाचल में बुलाओगे? अरे भाई, यमुनानगर जिले का वास्ता दिल्ली से पड़ता है, करनाल से पड़ता है, कुरुक्षेत्र से पड़ता है। अगर आपने सड़क 4 लाइन बनानी थी तो यमुनानगर से करनाल तक बनाते, यमुनानगर से लाडवा बाईपास बना के कुरुक्षेत्र तक बनाते, ताकि लोगों को राहत तो मिलती। अगर आपको दिल्ली जाना है, करनाल जाना है, तो 70 किलोमीटर का सफर आपको 2-2.5 घंटे में तय करना पड़ेगा, और आपको हर समय दुर्घटना का कहीं शिकार नहीं हो जाए, इस बात का भी खतरा बना रहता है।